अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट कुरतुलैन और आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए प्रेजेंट्स राइज एंड शाइन मॉर्निंग विद कुरतुलैन। जी नाजरीन, जैसा कि आप लोगों को प्रोग्राम का फॉर्मेट पता है कि हम आप लोगों के फेवरेट गेस्ट एंड स्टार्स के साथ हम मिलाते हैं। इसी तरह आज जो गेस्ट हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन के साथ अपना नाम बनाया और इस फील्ड में आके उन्होंने अपना नाम बनाया। जी मैं वेलकम करना चाहूँगी मलिक सिजाद अनवर, चेयरमैन आर होम रिहेबिलिटेशन सेंटर इस्लामाबाद एंड मैनेजिंग पार्टनर ऑफ कैपिटल इंटरनेशनल हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी क्या हाल है, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। कैसा फील कर रहे हैं आप देसी टीवी यूएसए में ज्वाइन करके? हमें अच्छा फील होता है जब भी किसी नई जगह पे जाते हैं और न्यू प्रोफेशनल के साथ मिलते हैं। हाँ जी, तो अच्छा लगता है क्योंकि लोग जब पुराने लोग तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन सही जब बात नए है। लोग काम करते हैं और अच्छे प्रोग्राम्स करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा ही है। अच्छा आप ये बताएं कि आपने अपना जर्नी कैसे स्टार्ट किया, हमारे व्यूअर्स को बताएं। जी मैंने अपना जर्नी बहुत ही इनिशियल स्टेज से शुरू किया। अच्छा 1992 में मैंने FSC किया ओके। और उसके साथ ही फिर मैंने वर्किंग शुरू कर दी। अच्छा फिर उसके साथ ग्रेजुएशन की, फिर मास्टर सही। किया, साथ में जॉब भी करता रहा। अच्छा फिर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में काम करता रहा। सही। फिर 2018 में आके फिर मैंने आवर होम रिहैब एक ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर बनाया। गुड। उसके पीछे भी एक स्टोरी है कि मेरी फैमिली मेंबर ड्रग एडिक्शन में पड़ गए। अच्छा। और जब उसके ट्रीटमेंट का देखा तो ऐसे लगा कि शायद गरीब आदमी ट्रीटमेंट नहीं करा सकता ड्रग एडिक्शन का। सही बात है। फिर इसके ऊपर वर्किंग की और पता चला कि नहीं ऐसा नहीं है, गरीबों का भी पूरा ही हक है कि वो ट्रीटमेंट करवा सकते हैं अगर आप उनके साथ कोऑपरेट करें और सिर्फ दुनिया में पैसा ना बनाएं। तो उस वक्त से फिर मार्च 2018 में मैंने इस इदारे को लॉन्च किया। आवर होम इसका नाम रखा हमारे घर के नाम से और अल्हम्दुलिल्लाह इसका माहौल भी ऐसा ही है। बहुत अच्छी बात है। तो आप ये बताएं कि आपको इस फील्ड में कितना अर्सा हो चुका है? मुझे तो 26 ईयर्स वैसे हो गए हैं मार्केटिंग की फील्ड में। हाँ। लेकिन जो मैंने इदारा बनाया अपना ज़ाती वो 2018 में बनाया। अच्छा तो कैसा चल रहा है आपको? कैसा मतलब क्लाइंटेज आपकी काफ़ी ज़्यादा ही होगी। और ड्रग एडिक्शन तो इस वक्त जो है ना वो आप कह लें कि एक टॉप ट्रेंड है पाकिस्तान के अंदर। हर जगह पे ड्रग एडिक्शन चल रही है तो उसकी वजह से पेशेंट फ्लो तो रहता ही है। जी ये रिहेबिलिटेशन सेंटर आपका किस साइट पर है और हमारे व्यूअर्स को बताएं कि इसका आपने कैसे आपको आइडिया हुआ कि इसकी तरफ आना चाहिए? मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा एक फैमिली मेंबर, मेरी साली का बेटा इस ड्रग एडिक्शन में पड़ गया जी। फिर हमने उसके ट्रीटमेंट करवाया लेकिन उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा थी दोनों दफ़ा ट्रीटमेंट कराने की। तो वो देखते हुए फिर मैंने ये प्लान किया कि नहीं हमें कोई एक ऐसा ट्रस्ट, मैंने इसको ट्रस्ट रजिस्टर कराया सही। और हमें ट्रस्ट के तौर पे काम करना चाहिए और जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, ये बेसिकली G13 में साथ है। अच्छा अपना E13 सेक्टर है इस्लामाबाद का, गोल्डा रेलवे स्टेशन पुराना कदीमी स्टेशन है, उसके साथ 2 कनाल पे बना हुआ है। जी अच्छा गुड। तो ड्रग एडिक्शन क्या है हमारे व्यूअर्स को बताएं और उसका क्या स्टेटस है? बेसिकली एडिक्शन किसी चीज़ का भी एक्सेसिव यूज़ है, चाहे जैसे आप कह लें कि चाय का है, चाहे मोबाइल का है, चाहे लैपटॉप का है। और ड्रग एडिक्शन एक्चुअली अगर माइंड में आपका डोपामाइन लेवल हाई हो जाता है ब्रेन में तो आप ड्रग एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। अच्छा। उनको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि क्यों बंदा ड्रग एडिक्शन की तरफ जाता है। क्या इसमें जेंडर का भी फ़र्क आता है? आजकल जो सबसे ज़्यादा एडिक्शन के केसेस हो रहे हैं मेल एंड फीमेल के, तो इसमें सबसे ज़्यादा केसेस किसके होते हैं? आप क्या कहते हैं इसमें? अब तो जेंडर वाली कोई बात नहीं रही। जैसे काम में जो है ना इक्वलिटी आ गई है कि आप फीमेल्स जो है वो इक्वलिटी मांग रही हैं। तो सॉरी टू से कि ड्रग्स में भी आप कंपटीशन चल रहा है। अच्छा। और जो स्टडीज हैं, करंट स्टडीज हैं, जहाँ लोगों के व्यूज हैं कि फीमेल आर टेकिंग मोर ड्रग्स देन मेल। अच्छा जी। तो आजकल आप ये बताएं कि सबसे एडिक्शन के केसेस कौन से होते हैं और वो किस कैटेगरीज के होते हैं? कैटेगरीज का कोई फर्क नहीं है, गरीब भी कर रहा है, अमीर भी कर रहा है। अच्छा। लेकिन जो एडिक्शन अब सबसे ज्यादा आ रही है वो है आइस। ये बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पहले हीरोइन थी, चर्च सही बात है, वो अब खत्म हो गई हैं। अब एवरी थर्ड केस इज ऑफ आइस। तो आइस जो है ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एंड स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स भी लेते हैं या ये जस्ट आइस इनको कैसे इस फील्ड में इसकी तरफ आते हैं, आइस की तरफ नौजवान नस्ल? आइस तो नॉर्मली नौजवान नस्ल में ही चल रही है। उसकी वजह ये है कि इसका एक साइड इफेक्ट है जिसको हम या आप या आम लोग कहते हैं कि जी इससे नींद नहीं आती है। अच्छा। तो ये यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में एंटर भी इसी तरह ही हुआ है।
अच्छा, कि आपने जो 90% स्टूडेंट थे उनको कहा कि जी इससे आपको नींद नहीं आएगी, एग्जाम में आप यूज करेंगे तो आप जो है इससे पढ़ाई ज्यादा कर सकते हैं, तो उन्होंने इसको यूज करना शुरू किया और उससे फिर वो एडिक्शन की तरफ आ गए। हाँ जी, सही है। तो ये क्या अमीर लोगों की तरफ में ज्यादा होती है एडिक्शन या गरीब लोग भी इसकी तरफ मुतासिर होते हैं? मैंने आपको बताया कि इसमें इक्वलिटी है, ना इसमें अमीर है ना गरीब है, ना मर्द है ना औरत है, ना जिसको आजकल हम जो है ना ट्रांसजेंडर कह रहे हैं वो है, सारे लोग मिल के इसमें हम मुतहद हैं। सही बात है, ऐसा ही है। अच्छा, आप ये बताएं कि किस तरह हम इससे अपनी आने वाली नस्ल को बचा सकते हैं? इसमें सबसे ज्यादा जो काम करने की जरूरत है वो अवेयरनेस है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं। सही, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। हाँ, अभी तक भी सिर्फ 2% 3% लोगों को पता चला है कि ये डिजीज है, ड्रग एडिक्शन, वरना लोग कहते हैं आदत है, दोस्त ने लगा दिया, कजन ने लगा दिया, दुश्मन ने लगा दिया। सही बात है। तो सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो अवेयरनेस क्रिएट करने की है। तो अवेयरनेस कैसे आती है? अगर किसी को पता चले कि वो ड्रग एडिक्ट हो चुका है तो उसको कैसे अवेयरनेस आएगी? इसका बड़ा इजी स्टेप्स हैं, घर के अंदर आप बड़े इजीली इसको जज कर सकते हैं। सही। पहला स्टेप ये होता है कि अगर आपके बच्चे या बच्ची की रूटीन चेंज हो गई है नींद की, अच्छा, कि अगर वो पहले टाइम पे सोता था, उठता था, तो अगर आप नहीं कर रहा तो इट्स मीन के समथिंग रॉन्ग। सेकंड स्टेप ये है कि अगर वो आपसे लड़ झगड़ के बाहर जाने की कोशिश करता है टाइम्स के बगैर, यानी आप उसे रोक रहे हैं, हाँ, और वो कह रहा है कि नहीं मुझे जाना ही जाना है, चाहे वो बच्चा है या बच्ची है, तो इस पे भी आपको जो है ना सिग्नल हो जाना चाहिए कि ये किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। सही बात है। तो आप ये बताएं कि रिहेबिलिटेशन सेंटर में आपकी ट्रीटमेंट फिलॉसफी क्या है? रिहेबिलिटेशन सेंटर में दो तरह से ट्रीटमेंट होता है, एक मेडिसिन है, दूसरा साइकोलॉजी के लेक्चर्स हैं। साइकोलॉजिस्ट जो है वो बेसिकली वर्क करती है पेशेंट के साथ, उसको ये रियलाइज कराने का कि ये चीज ठीक नहीं है, तो वो आधा घंटा पौना घंटा उसके साथ डिस्कशन करती है और जिसकी वजह से वो एडिक्शन में गया है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती है, उसको उसके ऊपर ओवरकम करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो आप ये बताएं कि कैसे आइडिया होता है कि एक पेशेंट जो है वो ड्रग एडिक्ट हो चुका है? नहीं, आइडिया नहीं, मैंने कहा जैसे ये साइंस है और ये डिजीज है तो इसके टेस्ट होते हैं, इसको ड्रग टेस्ट करते हैं हम, यूरिन के साथ टेस्ट होता है। अच्छा। विद इन 3 मिनट उसका रिजल्ट आ जाता है, उसके अंदर 10 ड्रग टेस्ट वो कहलाता है। अच्छा। यूरिन के साथ आप करके उसको पता कर सकते हैं। सही है। तो क्या रिहेबिलिटेशन सेंटर एक सेफ इन्वायरमेंट है? जी, रिहेबिलिटेशन सेंटर जो प्रॉपरली रजिस्टर्ड हैं, जो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड हैं, वो तो बहुत सेफ हैं। उसमें तो हर चीज कैमरा लगे हुए होते हैं, हाँ। स्टाफ कंट्रोल करता है, मेडिसिन की शीट बनती है, अच्छा। साइकोलॉजिस्ट अपने नोट्स लिखता है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ 2 किस्म के सेटअप्स चलते हैं, एक वो जो 1-2 कमरों में बना के बैठे हैं, वो पेशेंट, उनके पास क्वालिफाइड लोग नहीं होते, डॉक्टर्स नहीं होते, साइकोलॉजिस्ट नहीं होते, वो 10-15 हज़ार रुपया लेके मरीज का टाइम लगवा के और उसको भेज देते हैं। और अनफॉर्चुनेटली कुछ जगहों पे ये आखिर में सप्लाई भी होती है। जी अच्छा, तो ये क्या रिहेबिलिटेशन सेंटर से जो पेशेंट्स ठीक हो चुके हैं क्या वो दोबारा अपनी लाइफ की तरफ आ सकते हैं? जी 100% आ सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत ये होती है कि पेशेंट खुद एक्सेप्ट कर ले कि मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ। हाँ। क्योंकि रिहेबिलिटेशन सेंटर सिर्फ आपको हेल्प आउट करते हैं जब आपके अंदर बीमारी होती है। 3 महीने का कोर्स होता है इसका, 90 डेज का। अच्छा। उसकी वजह ये होती है कि आपके जो ब्लड सेल हैं वो 90 डेज में ख़त्म होते हैं और नए बनते हैं। अच्छा। कुछ लोग महीने के कराते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि उसमें रिलैप्स चांसेस फिर 90% है। अच्छा। अगर 3 मंथ का कोर्स हुआ है तो उसमें फिर आपके 80% तक पेशेंट रिकवर कर जाता है। लेकिन उसको वो एनवायरनमेंट देना होता है, फैमिली ने उसको पॉजिटिव लेना होता है। हाँ। फैमिली उसे अगर लान तान करेगी तो फिर कोई गारंटी नहीं है कि इलाज के बाद भी वो रुक सके। तो कोई ऐसा है ड्रग एडिक्ट कोई आपकी हॉस्पिटल में जो खुदकुशी या सुसाइड करने की तरफ आया हो? नहीं, हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बताया हर कमरे में कैमरा लगा हुआ है। गुड। वो ऑब्जर्व होता है, नाइट वाला बंदा उस ड्यूटी पे बैठा होता है और वो देखता रहता है। सही। फिर देखिए कोई भी मरना नहीं चाहता। हाँ। लेकिन ये कि जब आप उसको माहौल नहीं देंगे, उसे डर होगा, उसे खौफ होगा, हाँ। तो वो कौन अपनी जिंदगी तो कोई नहीं करता। हाँ, ये है कि एडिक्शन में रहते हुए वो जरूर जैसा कि अटेम्प्ट करता है, वो भी फैमिली को डराने के लिए। अच्छा, इसका ये रीजन होता है? नहीं करता, वो फैमिली को डराता है कि मैं गोली मार दूंगा, हाँ। गोली खा लूंगा, खुदकुशी कर लूंगा ताकि मुझे पैसे मिले और मैं अपनी। अच्छा, ये एडिक्शन की वजह से ये रीजन होते हैं। ओके, क्या ड्रग एडिक्शन में जो होते हैं इंसान अपनी खोई हुई जिंदगी को बहाल कर सकता है? हमारे व्यूअर्स को बताएं। 100%।
Okay. 100% वो अपनी जिंदगी को बहाल कर सकता है। और मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताता चलूं कि जितना भी ड्रग एडिक्ट लोग हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शार्प हैं। ओके। हम लोगों से बहुत ज्यादा विजन है उनके पास। हाँ। दे आर क्रिएटिव पीपल। अच्छा। और जब उन्हें माशरे में ये चीज नहीं मिलती तो वो फिर अपने आप के लिए फरार ढूंढने के लिए ड्रग एडिक्शन लेके सोना चाहते हैं या दुनिया से दूर होना चाहते हैं। अगर हम प्रॉपरली गवर्नमेंट लेवल पे, लोकल लेवल पे प्रॉपरली इन लोगों को यूटिलाइज करें तो आप ये समझे कि अगर हम 50% काम कर सकते हैं तो वो 100% काम कर सकते हैं। ओके। रिहेबिलिटेशन सेंटर में पेशेंट्स को क्या आप फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं? उसमें मैंने बताया कि मेडिसिन, अच्छा, खाना, साइकोलॉजिस्ट के सेशन। मैं अपने अगर रिहैब की बात करूं तो हमने खुली जगह ली हुई है। हम शाम को उनको फिजिकल एक्टिविटी करवाते हैं, क्रिकेट खिलाते हैं, वॉलीबॉल खिलाते हैं, बैडमिंटन खिलाते हैं। अच्छा। कभी वॉक कंपटीशन तेज चलने का करवाते हैं उनसे। तो मुख्तलिफ एक्टिविटीज फिजिकली शाम को हमारा 1.5 घंटा होता है। कुछ लोगों के पास नहीं है क्योंकि वो घरों के अंदर कर रहे हैं, लेकिन बाकी ये है कि कोई लोगों ने टेबल टेनिस रखा हुआ है, कुछ लोगों ने बिलियर्ड रखा हुआ है, सही बात है, लूडो रखा है, तो उनको इस तरह बिजी रखा जाता है। जी, पाकिस्तान के रिहेबिलिटेशन सेंटर और दुनिया के रिहेबिलिटेशन सेंटर में क्या डिफरेंस आप देखते हैं? पाकिस्तान के रिहेबिलिटेशन सेंटर और दुनिया के रिहेबिलिटेशन सेंटर में वही फ़र्क है जो पाकिस्तान और डेवलप कंट्रीज में। सही बात है। क्योंकि मसला ये है कि गवर्नमेंट लेवल बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही हर इंडिविजुअल, अब मैं अगर बहुत कुछ भी करना चाहूँ तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर गवर्नमेंट सिर्फ इतना कर दे कि जो लोग, अब इसके लिए जो मैंने इसको इंटरनेशनली स्टडी की है कि मिनिमम 5 कनाल जमीन चाहिए। ओके। अगर आपने एक सेटअप बनाना, सेटअप ऑब्वियसली, मैंने एक सेंटर देखा वो अमेरिका का था। हाँ। और वो 50 कनाल के ऊपर था। अच्छा। उसमें क्रिकेट ग्राउंड भी था, उसमें फुटबॉल ग्राउंड भी था, प्रॉपर मतलब ट्रीटमेंट के लिए था। सही। लेकिन अब एक इंडिविजुअल तो इसको नहीं कर सकता। हाँ। तो अगर गवर्नमेंट कोशिश करे, स्टेप्स ले, और लोगों को बहुत सारी जगह है गवर्नमेंट में, पंजाब में भी पड़ी हैं, इस्लामाबाद में भी हैं, अगर वो करें, हम बनाने को तैयार हैं, कंस्ट्रक्शन हम करेंगे और उसको एक हाई लेवल की चीज़ बना सकते हैं। बहुत अच्छा। तो पाकिस्तान, आप ये बताएं कि कोविड की वजह से आपके बिजनेस को काफ़ी नुकसान हुआ होगा, तो क्या आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि कैसा आपके लिए रहा था? नहीं, देखिए बात यह है कि कोविड को, हेल्थ को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हेल्थ के जो प्रोफेशनल थे उनका सिस्टम तो एज इट इज चलता रहा, क्योंकि बीमारी तो कोविड को नहीं देख रही थी। नहीं। सेम विद ड्रग एडिक्शन, ऐसा ही है। ड्रग एडिक्शन भी उसी तरह लोग ले रहे थे और पेशेंट आ रहे थे। हाँ, ये कि हम उसके टेस्ट करते थे ताकि कोई और उससे अफेक्ट ना हो जाए। आप इतने बिजी रहते हैं तो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में कैसे तवाज़ुन बरकरार रखते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल बिजी नहीं रहता। मैंने अपने एक शेड्यूल बनाया हुआ है। ओके। सैटरडे संडे में ऑफ करता हूँ। गुड। सैटरडे संडे को मेरी सोशल, जैसे आज आपके साथ प्रोग्राम करता हूँ, मैं सोशल एक्टिविटीज करता हूँ। अच्छा। 5 डेज वर्क करता हूँ, लेकिन मैंने ये टाइम सुबह 10 से 7 बजे तक का रखा है। 7 बजे के बाद मैं हॉस्पिटल से चला जाता हूँ। दोनों सेटअप्स में दिन में जाता हूँ। 3 घंटे एक जगह, 4 घंटे एक जगह, जो मेरा कैपिटल इंटरनेशनल के नाम से भी एक हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल, उसमें भी जाता हूँ। लेकिन 7 o'clock मैं अपने आप को क्लोज कर देता हूँ फैमिली के। गुड। तो आप ये बताएं कि आपका टर्निंग पॉइंट कब और कैसे हुआ? मैंने शुरू से, पहला जो मेरा स्टेप था कि मैं गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्टेड नहीं था। हाँ। जिसको आज इमरान खान कह रहा है कि गवर्नमेंट जॉब में ना आए। हाँ। तो मेरा पहला स्टेप बहुत अच्छा हुआ। मेरे वालिद ने मुझे एक दफ़ा कॉल की, मैं किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था। अच्छा। और मेरे वाले साहब ने कहा कि कज़न मेरा उस वक्त भी गवर्नमेंट ऑफिस में था, सही, कि आपके लिए उसने जॉब ढूंढी है, तो आप चले जाएं और ये गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर लें। हाँ। की पंच ऑपरेटर की मैंने कंप्यूटर डिप्लोमा उस वक्त किया था। तो मैंने अपने वाले से रिक्वेस्ट की कि आप मुझे कुछ टाइम दे दें, 4-5 साल, मैं ये वाला काम, गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहता। खैर उस वक्त तो वो बहुत नाराज हुए। लेकिन मेरा एक एम था कि मुझे आगे पढ़ना भी है, सही, और आगे बढ़ना भी है। तो मेरी फर्स्ट स्टार्टिंग जॉब जो थी वो 2500 की थी। अच्छा। मैं FSc एंड कंप्यूटर डिप्लोमा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आज 27 साल के बाद मैं 2.5 लाख रुपया सिर्फ सैलरीज देता हूँ। गुड, माशाल्लाह। तो वो मेरा टर्निंग पॉइंट था कि मैंने वो गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन नहीं की। अपने वालिद को कन्विंस किया। और फिर मैंने जो है ना स्ट्रगल शुरू कर दी, और उसके साथ आगे ही चलता गया, पीछे मुड़ के मैंने नहीं देखा। बहुत अच्छा। तो आपने ज़िंदगी में किस मकौले पर अमल करके आप इस लाइफ में पहुँचे हैं? क्या आपका एक मोटो था? मेरा मोटो ये था कि आप लाइफ में अपने आप को एक्टिव रखें, सही, सोशल वर्क में भी और काम करने में भी। एक जगह बैठ ना जाएं कि ये 50,000 बन गया तो ठीक है।
मैंने इंटरनेशनल भी अपने आप को आजमाया। अच्छा। मैं 2005 में दुबई चला गया, ओके, यहाँ की मार्केट को ग्रो करने का। जो ग्रोथ लोगों ने 10 सालों में ली, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो स्टेप 5 इयर्स में हुआ, 4.5 इयर्स में। उसमें जिस कंपनी में मैं जॉब कर रहा था, फार्मास्यूटिकल का, CCL का, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ आज फिर, कि उन्होंने ऊपर के रूल्स एंड रेगुलेशन के तोड़ के मेरी परफॉर्मेंस देखते हुए मुझे प्रमोट किया। और फर्स्ट प्रमोशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हाँ। उसके बाद तो आपकी लाइफ का सर्कल चल जाता है। और फिर मैंने जब उसको ग्रोथ को देखा और फिर मुझे लोगों ने कहा कि यार यहाँ तो कुछ नहीं है, देन मैं विजिट वीज़े पे दुबई गया अपने मार्केटिंग स्किल्स को आजमाने के लिए। और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने विजिट वीज़े पे 15 डेज के अंदर अंदर जॉब वहाँ पे मार्केटिंग की हासिल कर, हॉस्पिटल के अंदर। गुड। आप ये बताएं कि हॉस्पिटल की मार्केटिंग के लिए क्या स्ट्रेटजीज होती हैं जो आप करते हैं? हम प्रिंट मीडिया भी यूज़ करते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया भी यूज़ करते हैं, और जो है अपना ब्रोशर्स वगैरह एरियाज़ में डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। इसी तरह के 3-4 मीडिया ये हैं हम जो रेगुलर यूज़ करते हैं। बहुत अच्छा है। तो आप ये बताएं कि आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं? जी, सोशल मीडिया के बगैर तो आजकल लाइफ नहीं है। सही बात है। सोशल मीडिया 90% हम सोशली यूज कर रहे हैं। हाँ। प्रिंट मीडिया 5% अब यूज हो रहा है। सही। वो जरूरी होता है क्योंकि कुछ पुराने लोग जो हैं वो अभी तक पढ़ना पसंद करते हैं अखबारों। सही बात है। वैसे हम 90% सोशल मीडिया यूज करते हैं। आपके हॉस्पिटल में कितने स्टाफ मेंबर हैं और क्या क्या कैसे डिवाइड किया हुआ उनका? हमारे यहाँ डिफरेंट प्रोफेशनल्स हैं, जिसमें डॉक्टर है, साइकोलॉजिस्ट है, एक डॉक्टर है, एक साइकोलॉजिस्ट है, 3 जो है वो मेडिकल के लोग हैं जिनको हम डिस्पेंसर कहते हैं, मेडिकल असिस्टेंट कहलाते हैं ये। उसके अलावा कुक होता है, सिक्योरिटी के लोग होते हैं, सफाई वाले लोग होते हैं। तो ये 10 लोग अभी वहाँ पे हैं। हमारे पास टोटल 20 बेड्स हैं पेशेंट के और 10 लोगों का स्टाफ है जी। अच्छा, ये बताएं लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट आपकी कौन सी है? लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि मैं अपना सेटअप बनाना चाहता था। सही। अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने 2018 में वो शुरू कर दिया, और दिसंबर 2020 में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना प्राइवेट हॉस्पिटल शुरू कर लिया जी। अच्छा, ये बताएं ख़वातीन का भी इसमें किरदार है? ख़वातीन भी क्या रोल अदा करती हैं कि हॉस्पिटल में ड्रग एडिक्शन की तरफ वो आती हैं, अपना हॉस्पिटल बनाए या कुछ, या वो इससे कम होता है? हमारी 2-3 कुलीग्स हैं जिन्होंने फीमेल सेटअप्स बनाए हुए हैं। अच्छा। वो साइकोलॉजिस्ट हैं। अच्छा। और इस्लामाबाद में 3 फीमेल हैं इस वक्त जिन्होंने अपना सेटअप बना के और अपना रन कर रहे हैं उनको। गुड। तो आप क्या हमारे बताना चाहेंगे, हमारे जो नौजवान नस्ल है उसको क्या कहना चाहेंगे कि इस फील्ड की तरफ कैसे आए? देखिए, नौजवान नस्ल को अभी तो सोशल मीडिया के थ्रू हम यही बता रहे हैं कि आप पॉजिटिव काम करें। हाँ। देखें, स्ट्रगल तो हर किसी की लाइफ में, मेरी लाइफ में भी बहुत सारी स्ट्रगल है, हर बंदे के स्ट्रगल है। लेकिन स्ट्रगल का मतलब ये नहीं है कि आप नेगेटिव साइड पे चले जाएं। आप क्यों गवर्नमेंट जॉब ढूंढते हैं? ऐसा ही है। आप क्यों प्राइवेट जॉब वाला आपको हो सकता है, मैं जैसे हूँ, मैं एक बंदे को 20,000 सैलरी दे रहा हूँ। हाँ। लेकिन मैं एक पेशेंट से 30,000 रुपया लेता हूँ महीने का। सही बात। तो वो 30 दिन काम करके 20,000 रुपया कमा रहा है। तो मैं अगर एक पेशेंट उसको दे के उसमें भी मुझे 10,000 बच रहे हैं। तो जो अपना काम है उसी में ग्रोथ है, जॉब में ग्रोथ नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि आप छोटे सेटअप से शुरू करें। मैं कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने सिर्फ मेरे अपने इलाके में चिप्स लगाता है लड़का। अच्छा। ठीक है, अब उसने बर्गर भी शुरू कर दिए, अब उसने अफगानी बर्गर भी शुरू कर दिए। तो मैंने उससे पूछा तो वो कहता है जी मेरा दिन में मिनिमम जो है वर्किंग डेज में 3,000 रुपए की सेविंग है एक ठेले से। अच्छा। तो अगर हम अपने अंदर से ये डर खौफ निकाल दें ना कि लोग क्या कहेंगे कि मैं ठेला लगा रहा हूँ या मैं जो है ना वो एक छोटी सी टेबल लेके बैठा हूँ, तो हम बहुत ग्रो कर सकते हैं। सही बात है। लोगों को असल में खौफ आ जाता है, डर आ जाता है कि लोग क्या कहेंगे। जी ऐसा ही, इसी तरह ही है। अच्छा, आप ये बताएं कि अगर किसी को जानना हो, फैमिली को, कि पेशेंट जो है कि ड्रग की तरफ आ चुका है, तो वो अपने घर में कैसे जान सकते हैं? जी, जैसे कैसे पता लगेगा? इनिशियली बताया टोटल 3 चीजें हैं जो पेरेंट्स ने या फैमिली ने नजर रखनी है। पहली, उसके घर से बाहर आने जाने की रूटीन। ओके। अगर उसकी रूटीन पहले ये थी कि सुबह जाता था फिर आ जाता था, और अब वो इवनिंग टाइम में भी निकलना चाहता है। सेकंड, उसका स्लीपिंग पैटर्न, नींद का पैटर्न। थर्ड, अकेला रहना। हाँ। अगर वो अपने आप को फैमिली के दरमियान में नहीं बैठता, अलग रहता है, हाँ। और अपने आप को छुपाता है। सही। और सबसे पहले जो वो लूज करेगा वो आई कांटेक्ट है फैमिली के साथ। अगर आई कांटेक्ट उसने लूज कर दिया
तो आप समझ लें कि वो कोई ना कोई कर रहा है। और सही अगर वो बात है। आपसे लड़ झगड़ के जबरदस्ती बाहर निकलता है तब भी यही है, यानी एक आध दफा तो हो सकता है, लेकिन अगर वो और सब गुस्सा करना, अगर वो पहले थोड़ा करता था गुस्सा कर रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये कुछ ना कुछ जो है ना नेगेटिव साइड पे जा रहा है। तो आप ये बताएं कि हमारे व्यूअर्स को कि आप अभी जाने से पहले हमारे क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? मेरा मैसेज व्यूअर्स को यही है कि अपने आप को बच्चों के करीब करें। सबसे बड़ा पेरेंट्स को चाहिए, क्योंकि लाइफ बहुत बिजी है। मैं समझता हूँ कि आजकल के मसाइल और महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि नॉर्मली दोनों पेरेंट्स काम कर रहे हैं, लेकिन जिनके लिए कर रहे हैं उन पे भी नज़र रखना, उनके साथ बैठना बहुत ज़रूरी है। आप काम करें, सुबह 10 से 6 बजे तक करें, 7 बजे तक करें, लेकिन सुबह 10 से रात 12 बजे तक ना करें। ये ना हो कि जिनके लिए आप काम कर रहे हैं कल वही आपके काम के ना रहें और आपको जो है ना ये बड़ा नुकसान हो जाए। जी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। हमें बहुत अच्छा लगा आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं, इतना मुश्किल से आपसे हमारा टाइम एडजस्ट हुआ है, तो बहुत अच्छा लगा और थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। जी नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके फेवरेट स्टार्स एंड सेलिब्रिटीज़ के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।